हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था पर रेलवे का क्या प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे पे यदि हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम उद्योग पे चर्चा करेंगे, फिर कृषि की बात करेंगे, इसी तरीके से व्यापार। व्यापार का नेचर हमेशा यही होगा कि भाई हम तैयार मालों का आयातक होंगे और कच्चे मालों का कोई भी पढ़ना है कहीं भी, इसी पे बात चली जाएगी। ठीक है। रोजगार की चर्चा होगी, है ना। रेलवे से आने के बाद रोजगार में क्या हुआ, परिवहन में किस तरीके के बदलाव देखे गए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, तो और भी कुछ अन्य करके धन का दोहन वगैरह पॉइंट्स हैं, उनको हम पॉइंट्स लिख लेंगे। तो पहला लिखें, उद्योगों पर क्या प्रभाव हुआ। तो पहला लिखें उद्योगों पर प्रभाव। लिखो कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण भूमिका रही व्यापक स्तर पर। व्यापक स्तर पर इस्पात से संबंधित वस्तुएं, इस्पात से संबंधित वस्तुएं, कपड़ा एवं अन्य उत्पादों का, कपड़ा एवं अन्य उत्पादों का भारत में निर्यात किया गया। अन्य उत्पादों का भारत में निर्यात किया गया। इसी में लिखो, रेलवे से संबंधित कोई भी कारखाना या वर्कशॉप भारत में स्थापित नहीं किया गया। कोई भी कारखाना या कार्यशाला भारत में स्थापित नहीं किया गया। तो पहला पॉइंट हमने लिया उद्योग में कि उद्देश्य भी अंग्रेजों का यह था कि मंदी से निकलने का मौका मिले, डिमांड मिले। तो आंकड़े बताते हैं कि बहुत तेजी से वहां डिमांड बढ़ा। बट स्टील से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री या वर्कशॉप या रेलवे से रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग गुड्स, आपको उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी भारत में शुरू नहीं की गई। रेलवे से रिलेटेड पहला कोई वर्कशॉप यदि आएगा भी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आएगा। ठीक है। तो शुरू में जो डेवलपमेंट हुआ पहले 60 वर्षों में, उसमें सारी की सारी चीजें इंपोर्ट की गई, आयात की गई। तो कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं, बस वहां के लोगों को एक्सपोर्ट करना है उनकी कंपनी में, चाहे जो प्रतिस्पर्धा हो। तो जो भी मुनाफा होगा वो अंग्रेजों को ही जाना है। तो भारत में जो रेलवे का विकास हुआ, जैसे कई बार हम कहते हैं कि अंग्रेजों का योगदान है कि उन्होंने रेलवे हमें दिया है। भाई अंग्रेज जहां नहीं भी थे वहां भी रेलवे गया है। ठीक है। वो तो भाई उन्होंने हमें दिया तो अपने फायदे के लिए, और उसकी कीमत हमसे वसूली है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हर चीज की उन्होंने कीमत हमसे वसूली है। ठीक है। तो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट का तो आकलन हो जाता है कि रेलवे में इतना पैसा लगा तो इतना इंटरेस्ट गया, इतना वेतन गया। इनडायरेक्ट का आकलन नहीं हो पाता है कि इससे कितना उनको मुनाफा हुआ, कच्चे मालों के निर्यात से कितना कमाया, बाजार में चीजों को बेचकर कितना कमाया, इसका आकलन नहीं हो पाता है। और माना जाता है कि डायरेक्ट की तुलना में जो इनडायरेक्ट इनकम थे वो कई गुना अधिक थे। अलग अलग स्रोतों के आधार पर इस बात को कहा गया है, प्रमाणित किया गया है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली ब्रिटिश उद्योगों को ही इससे फायदा हो रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखें,
लिखो भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत तो हुई आधुनिक उद्योगों की शुरुआत तो हुई इससे भारतीय उद्योगपतियों के साथ साथ भारतीय उद्योगपतियों के साथ साथ ब्रिटिश उद्योगपतियों को भी फायदा हुआ ब्रिटिश उद्योगपतियों को भी फायदा हुआ ब्रिटिश उद्योगपतियों को भी फायदा हुआ। तो रेलवे आने के बाद उद्योग तो आएगा। कल हमने पढ़ा था अंग्रेजों ने भी भारत में उद्योग में पैसे लगाए, भारतीयों ने भी पैसे लगाए, रेलवे की भी उसकी भूमिका है जब उद्योगों की शुरुआत हुई। कारण हमने बताया था कि परिवहन के साधन से रेलवे उद्योगों का संबंध था। ठीक है। तो लेकिन उसका जो लाभ उनको भी बहुत हुआ, उनको वो अपने पर्पज से यहाँ निवेश कर रहे हैं। ठीक है। उद्योग पे अगला पॉइंट लिखो। ब्रिटिश नीतियों के कारण ब्रिटिश नीतियों के कारण रेलवे के आगमन से पूर्व रेलवे के आगमन से पूर्व शहरी उद्योगों को नुकसान हुआ था शहरी उद्योगों को नुकसान हुआ था। लेकिन रेलवे ने शहरी उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाया। शहरी उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है। तो कल भी ये पॉइंट्स हमने देखा था, है ना, कि भाई ये भी उद्योगों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं रेलवे आने के बाद। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट लिखें, उद्योग पे ही चल रहा है अभी। रेलवे के भौगोलिक विन्यास भौगोलिक विन्यास यानी जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाई गई तथा भाड़ा नीति में भी ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई। भौगोलिक विन्यास तथा भाड़ा नीति में भी ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है। यानी किस क्षेत्र में रेलवे लाइन डालनी है, किन शहरों को जोड़ना है, वो प्रायोरिटी में अपने हित को रखते थे। कोई भी रखता है। आज हमारी अपनी सरकार है तो रेल मंत्री जो हैं वो अक्सर वो अपने चुनाव क्षेत्र या आसपास के इलाकों में प्राथमिकता में रखते हैं। भाई अब बाहर के लोगों का हित नहीं तो अपना हित हो जाता है यार। जो रेल मंत्री है अपने प्रांत अपने क्षेत्र। ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई बहुत, बट ठीक है, इसमें उनका फायदा हुआ। यहाँ पे भी एक और पॉइंट लिखें, सरकार एवं ब्रिटिश उद्योगपतियों के नकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद स्वदेशी उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। स्वदेशी उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। स्वदेशी उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। स्पेशली हम कह सकते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग में रेलवे की भूमिका है, क्योंकि रॉ मटेरियल को लाने में रेलवे का उपयोग किया गया, एटलीस्ट वेस्टर्न इंडिया में बड़े पैमाने पर, चाहे सरकार ने किराया कुछ भी रखा हो। ठीक है। तो रेलवे और भारत में उद्योग या ओवरऑल उद्योग, हम सारे पॉइंट्स में क्या देखते हैं कि हमें फायदा जरूर हुआ, बट लाने का पर्पस अंग्रेजों का था और उनका इसका अधिक फायदा मिला। ये भी प्रमाणित है ना।
इससे क्या कहते हैं कि भाई जो पॉलिसी आई वो एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशीकरण ही कर रही है, अंग्रेजों को ही फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, कृषि की बात हम करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेलवे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेलवे तथा स्वेज नहर जैसे कारकों ने स्वेज नहर जैसे कारकों ने वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। वाणिज्यीकरण में भी, इसी में भी लिखो, वाणिज्यीकरण में भी ब्रिटिश उद्योगों एवं हितों को ज्यादा महत्व दिया गया। ब्रिटिश उद्योगों एवं हितों को ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे कपास की खेती बढ़ेगी, नील की खेती में ज़्यादा और इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो ब्रिटिश हितों को ही ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। ये भी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, वाणिज्यीकरण की बात हम कर चुके हैं। अगला पॉइंट लिखें, रेलवे ने व्यापार की प्रकृति को भी प्रभावित किया। प्रकृति को भी प्रभावित किया। तैयार मालों के आयात तथा कच्चे मालों के निर्यात में, तैयार मालों के आयात तथा कच्चे मालों के निर्यात में मात्रात्मक उछाल देखा गया। मात्रात्मक उछाल देखा गया, क्वांटिटिविज्म। ये जो मैं बीच में उत्तरार्ध पूर्वार्ध जैसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, क्लास के बाद भी किसी ने मुझे मैसेज किया था, जो शब्द हम यूज करते हैं किताबों में दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 21वीं सदी में है, ठीक है, तो भाई 2000 से लेकर के 2099 हो गया 21वीं सदी हमारा। ठीक है, अभी मान लो हम लोग 2017-18 में हैं, तो हम क्या कहते हैं, 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं। ठीक है, यही 2008 होता तो तीसरे दशक में है, तो मतलब वहां से उसको गिनती करके दशक कह दिया जाता है लिखने के दौरान। ध्यान रहेगा सभी को। जैसे जीएस में एक सवाल पूछा था किसी ने, 2017 में एक सवाल आया था, 17 में सवाल आया था कि पिछले सदी के तीसरे दशक में। ठीक है, यही सवाल पीछे पूछता तो भाई मान लो ये 99 में पूछता तो 20वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी में जाती। भाई 21वीं सदी में सवाल पूछा पिछली सदी के तीसरे दशक में, तो ये आप एक ध्यान रखना, दशक ध्यान रहेगा सभी को। पहला दशक, दूसरा, तीसरा, ऐसे कहते हैं। यही जो प्रथम 50 वर्ष होता है, जैसे 2000 से 2050, इसको हम कहते हैं पूर्वार्ध, और 2050 के बाद जो होगा उसको कहेंगे उत्तरार्ध। ध्यान रहेगा, शब्दों को लिखने में यूज करना होता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, सदी या शताब्दी 100 वर्षों के लिए यूज करते हैं, जैसे सदी शब्द यूज करते हैं हम, या फिर शताब्दी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी सहस्त्राब्दी आपको दिख जाएगी, 1000 वर्षों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमने बताया कि सदी 100 वर्षों के लिए या शताब्दी। दशक मैंने बताया आपको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसी में क्या होता है कि पहला 25 वर्ष तो प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, पहला 25 वर्ष तो प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, मान लो 2000, अभी हम लोग प्रथम चतुर्थांश में हैं 21वीं सदी से, उसको क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि 25 तो बीत चुका है, 26 चल रहा है।
तो द्वितीय चतुर्थांश में प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थांश यानी 25 वर्षों के लिए ये शब्द भी यूज किया जाता है। राइटिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे हमें कारण लिखना है तो पहला कारण ये था, तो दूसरा कारण या तीसरा कारण ये था। वैसे तो शुरुआती दौर में लिखने से कोई बुराई नहीं होती है, बट ये बार लिखना कि पहला ये है दूसरा ये है तो मज़ा नहीं आता। इसको हम बदल देते हैं, कभी कारण कर देते हैं, कभी कारक कह देते हैं, यह भी जिम्मेवार था कर देते हैं, तो वो तरीका बदल दिया जाता है। इससे थोड़ा चेंज महसूस होता है, बातें तो वही कहनी होती हैं। तो जब हम राइटिंग करते हैं तो अक्सर हम सदी, शताब्दी और ये इन सब शब्दों का यूज करते हैं। जैसे चतुर्थांश, पूर्वार्ध, जो है पूर्वार्ध है जरूरत पड़ती है राइटिंग में इसकी खूब, है ना। जैसे 53 में आया तो हम लोग कहते हैं ना कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आया रेलवे, 1853 में आया। ठीक है। तो मेंस की राइटिंग में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल एक्यूरेसी पे बहुत आपको याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि छठे दशक में रेलवे की शुरुआत, मेंस में हमारे पास विकल्प होता है अपनी बातों को रखने का। एक तरीके से लिखने में कठिनाई हो तो शब्द बदल के दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है उसको। ऑब्जेक्टिव में हमें जरूरत होती है एक्यूरेसी की कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ, इस समय हुआ ऐसा। ठीक है। तो मेंस की राइटिंग में एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का फैक्चुअल होना पड़ता है। यदि क्वेश्चंस का डिमांड वैसा हो तो बात अलग है। भाई कभी पूछ सकता है कि मान लो डिमांड के तौर पे कि भाई है ना, प्रथम 100 वर्षों में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता तो उससे संबंधित प्रमुख युद्धों का वर्णन करें, तो आपकी मजबूरी होगी कि प्रमुख युद्धों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, थोड़ा थोड़ा तथ्य आपको देना है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हो सकता है तो, बट अमूमन आप बच सकते हैं। तो ये याद रखिएगा सभी लोग, सदी, शताब्दी, दशक, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, चतुर्थांश। ठीक है। सहस्त्राब्दी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? रेलवे आने से परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। लिखो, रेलवे के पश्चात, रेलवे के पश्चात परिवहन के क्षेत्र में भी, रेलवे के पश्चात परिवहन के क्षेत्र में भी, परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। रेलवे आने के पश्चात परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देखिए, परिवहन के द्रुतगामी साधन के कारण, परिवहन के द्रुतगामी तेज स्पीड साधन के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच सुगम हो पाई। सुगम हो पाई क्योंकि परिवहन अब गति आ गई इसमें। बंगाल की चीजें मद्रास में मिल सकती हैं, मद्रास की बॉम्बे में। अब आज यहाँ की चीजें यूरोप में, यूरोप की चीजें भारत के किसी भी क्षेत्र में। तो उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखें, रेलवे के विकास के साथ, रेलवे के विकास के साथ रेलवे के विकास के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। रेलवे के विकास के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। हालांकि हालांकि उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति कर गई तथा निम्न पदों पर भारतीयों की, तथा निम्न पदों पर भारतीयों की, निम्न पदों पर भारतीयों की।
तो जो मजदूरी करने वाला पद है, जो छोटे छोटे लेवल का काम है, वो सब करेंगे। जो अधिकारी हैं वो अंग्रेज होंगे साहब, है ना। इतना जो बड़ा नेटवर्क बनाया है उन्होंने, तो उन्होंने वही रहेंगे। तो इतना भी नहीं था कि अंग्रेजों का एकदम हर मामले में, तो थोड़ा वो सिस्टम बना के चलते थे कभी कभी। तो मजदूरी मिली है, रोजगार मिला है, सब स्वीकार करते हैं इसको, ठीक है। ये एक वेंचर तो खुला ही था, कम से कम सड़कों में, रेलवे में लोगों को रोजगार मिला था, बट वही मजदूरी वाला रोजगार। ऑब्वियस है, पढ़ाई होती नहीं थी, इंजीनियर हम थे नहीं। तो वो बहस करते भी हैं कि भाई आप इंजीनियर थे नहीं तो आप उच्च पद को लेते कहाँ से, इंजीनियर तो हम दे रहे हैं आपको, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, अकाल के दौरान रेलवे ने एक तरफ राहत कार्यों को उपलब्ध कराकर, राहत कार्यों को, अकाल के दौरान राहत कार्यों को गति प्रदान की। तो दूसरी तरफ खाद्यान्न का निर्यात भी जारी रहा। खाद्यान्न का निर्यात भी जारी रहा। इससे अकाल की समस्या और गंभीर हुई। इससे अकाल की समस्या और गंभीर हुई। इससे अकाल की समस्या और गंभीर हुई, ठीक है। दोनों चीजें देखी गई हैं। रेलवे आने के बाद रोजगार भी मिला है, राहत भी पहुंचाया गया है कुछ क्षेत्रों में, खाद्यान्न निर्यात रोका नहीं गया है किसी दूसरे क्षेत्र से, और बल्क में चीजें जा भी रही हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कहने का मतलब है कि 1900 से लेकर के 1947 के बीच में, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता भी बहुत कम हो गई, ठीक है। ब्रिटिश नीतियों का इम्पैक्ट लेटर फेज में ज्यादा दिखने लगा। उत्पादकता गिरी, खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गई, ये सब दिखाई पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वास्तव में रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाया। अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाया, बल्कि धन के दोहन की प्रक्रिया, धन के दोहन की प्रक्रिया धन के दोहन की प्रक्रिया या भारत की लूट को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। भारत की लूट को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो ये एक जनरल पॉइंट्स हो गए जिसमें हमने नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलुओं को ले लिया है साथ साथ। अर्थव्यवस्था पर ज्यादातर नकारात्मक ही होंगे, लेकिन परिवहन के साधन आए या स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ, कुछ हमें रोजगार मिला, ये इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने साथ ही साथ यहाँ कवर किया। अभी लास्ट वर्ड हमने जो यूज किया, धन का दोहन या भारत का लूट, है ना। भारत से जब पैसे या संसाधन जा रहे हैं, ठीक है, और उसी संदर्भ में इस शब्द की चर्चा होती है।